सोचिए, इंडोनेशिया में एक ऐसा एनवायरनमेंटल क्राइसिस चल रहा है जो शायद हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब तरह के मौसम से। चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। अब ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया में लाखों लोगों के लिए ये एक शॉकिंग रियलिटी बन चुका है। आइए देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां ये खतरा इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है कि दिखाई भी नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर में घुसकर हमें सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है। जकार्ता में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा है जो सच में हैरान करने वाला है। वहां की बारिश के हर एक लीटर पानी में हजारों छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल्स हवा से उड़कर बादलों तक पहुंचते हैं, अपने साथ जहरीले केमिकल्स चिपका लेते हैं और फिर जहरीली बारिश बनकर नीचे गिरते हैं। मतलब हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। पर बात सिर्फ बारिश तक ही नहीं रुकी है। ये जहर अब आसमान से उतरकर सीधा हमारे खाने की थाली तक पहुंच गया है। तो दारू नाम की एक बायोलॉजिस्ट ने इंडोनेशिया का एक कॉमन फूड आइटम टोफू को एनालाइज किया, और जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। सिर्फ 10 ग्राम टोफू में प्लास्टिक के 18 फाइबर्स मिले। सोचिए 18। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि आखिर जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वो घूम फिर कर हमारे खाने में कैसे पहुंच रहा है। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम कम्युनिटी लेवल पर चल रहे इस पूरे पोल्यूशन साइकिल को समझेंगे। देखिए, इसके पीछे है इकोनॉमिक प्रेशर और एनवायरमेंटल केयरलेसनेस का एक खतरनाक मिक्स। होता यह है कि जब फ्यूल के लिए लकड़ी जैसी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां सबसे सस्ता ऑप्शन चुनती हैं, और वो है प्लास्टिक का कचरा। और जब ये प्लास्टिक जलता है तो इसका जहरीला धुआं हवा में फैलता है और फिर खुले में बन रहे खाने में मिल जाता है। अच्छा, हवा का पोल्यूशन तो फिर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बाली की नदियों में जो हो रहा है उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। जो नदियां कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं, वो आज प्लास्टिक के नालों में बदल गई हैं। और यहीं पर गैरी और केली, 2 भाई बहन, सामने आते हैं। उन्होंने सुंगई वॉच नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया। ये लोग क्या करते हैं, नदियों में खास तरह के बैरियर लगाते हैं। ये बैरियर समुद्र तक कचरा पहुंचने से पहले ही उसे रोक लेते हैं और हर दिन टनों कचरा इकट्ठा करते हैं। और ये नंबर आपको बताएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सिर्फ 3 साल में उनकी छोटी सी टीम ने 1700 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा नदियों से बाहर निकाला है। अनबिलीवेबल। तो ये जो लोकल पोल्यूशन है ना, ये असल में सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी तो नेशनल लेवल पर लिए जा रहे कुछ मुश्किल फैसलों में छिपी है। देखिए, राजधानी जकार्ता बहुत तेजी से डूब रही है। इसका मेन रीजन है जमीन के नीचे से जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जाना। तो सरकार ने एक बहुत बोल्ड फैसला लिया, पूरी की पूरी राजधानी को बोर्नियो आइलैंड के जंगलों में शिफ्ट करना। पर इस डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत चुका रहे हैं वो इंडिजिनस कम्युनिटीज जो पीढ़ियां से इन जंगलों को अपना घर मानते आए हैं। आज वो अपनी ही जमीन पर एक तरह से अजनबी बन गए हैं। और डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की ये लड़ाई पूरे देश में दिखती है। एक तरफ पाम ऑयल की बागान है जो ओरंगुटानों का घर छीन रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए निकल की खदानें हैं जो हमारी धरती को खोखला कर रही हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस प्रॉब्लम को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में जो कचरे का पहाड़ दिख रहा है ना, उसकी फाउंडेशन कहीं और रखी गई थी। असल में हुआ ये कि 2018 में जब चीन ने प्लास्टिक वेस्ट का इंपोर्ट बंद कर दिया, तो अमीर देशों ने अपना सारा कचरा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया। इसे कचरा साम्राज्यवाद या वेस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। मतलब अमीर देश अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गरीब देशों को अपना डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। आज इंडोनेशिया की इलीगल लैंडफिल साइट्स पर दुनिया भर के सुपरमार्केट्स की पैकेजिंग मिलना एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है। भले ही इस पे बैन लगा हो, फिर भी हर साल करीब 3 लाख टन प्लास्टिक कचरा इंडोनेशिया में स्मगल किया जाता है। और इसे छुपाया कैसे जाता है? अक्सर रिसाइकिल होने वाले कागज के बंडलों के अंदर। तो इस पूरे क्राइसिस की सीरियसनेस को समझने के बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद ये कहानी रिजिलियंस की भी है।
ये कहानी है उन लोकल हीरोज की जो चुपचाप इस प्लास्टिक की सुनामी से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं है, अब पूरी दुनिया में बदलाव की मांग उठ रही है। यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर काम कर रहा है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके बनाए हुए कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो फेंकी हुई जगह आखिर कहाँ है? क्योंकि जो जगह हमारे लिए दूर है वो किसी और का घर है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कूड़ेदान तक नहीं है।